वान्नान का क्षेत्र समय, जल और चट्टानों की एक लंबी गाथा है। जब हमारी दृष्टि सुबह की हल्की धुंध के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती है, दाबिये पर्वत श्रृंखला के अवशेषों को पार करते हुए और अंततः अनहुई के जिंगजियान की ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच ठहर जाती है, तो जो नजर आता है वो है लगभग शाश्वत गहरे हरे रंग की आभा। यहाँ की पहाड़ियाँ अपनी तीक्ष्णता से नहीं बल्कि अपनी समय से चिकनी हुई गोलाई से ध्यान आकर्षित करती हैं। हरे भरे जंगल परत दर परत फैले हुए हैं, जैसे पृथ्वी गहरी सांस ले रही हो। हवा में एक अत्यधिक नमी है महसूस होती है, जो उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु द्वारा इस भूमि को दिया गया एक उदार उपहार है। जलवाष्प घाटियों में टिकी रहती है, रेशम जैसे बादलों में घनीभूत होती है, पहाड़ियों और गहरी खाइयों के बीच लिपटी रहती है, सूरज की रोशनी को एक कोमल और बिखरी हुई छाया में बदल देती है, जो श्वान कागज की भूमि के रूप में प्रसिद्ध इस प्राचीन भूमि पर पड़ती है। कानों में पानी की बारीक और लगातार आवाज गूंजती है, जो इस क्षेत्र से होकर बहने वाली वुक्सी और किंगी नदियां हैं। वे चट्टानों की दरारों और घाटी के बीच से बहती हैं, जिनकी तलहटी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जिंगजियान का पानी ही श्वान कागज को हजारों सालों तक टिकाए रखने वाली आत्मा है। ये नदियां पहाड़ों की गहराई से निकलती हैं, चूना पत्थर की मोटी परतों से कई बार छनकर पहाड़ की आत्मा और खनिजों को अपने साथ ले जाती हैं, जिससे हल्का क्षारीय शुद्ध जल बनता है। ये कोई साधारण पानी नहीं है, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों की प्रचुरता और उचित पीएच स्तर ही श्वान कागज बनाने की प्राचीन विधि में रेशों को धोने और लुगदी को विरंजित करने के लिए सबसे प्राकृतिक और अनुपम उत्प्रेरक है। जब आप झुककर एक अंजुरी नदी का पानी उठाते हैं, तो वो मन को शांत करने वाली ठंडक और पवित्रता ऐसी महसूस होती है जैसे दुनिया की सारी धूल धुल जाए। ये जीवित पानी सदियों से हर दिन किंगतान की छाल और शातियन धान के पुआल को धोता रहा है। रेशों को लगभग लचीली सफेदी प्रदान करता है, जिससे भविष्य में स्याही इस पवित्रता पर स्पष्ट स्तरों वाली अद्भुत सुंदरता बिखेर सके। नज़र पहाड़ की ढलानों पर जाती है, जहां काष्ठ भू आकृति की दरारों में मजबूती से जड़ें जमाए हुए किंगतान के पेड़ इस पर्वतीय दृश्य के एक हैं। वे नम हवा में झूलते हैं, उनकी शाखाएं मजबूत और छाल घनी होती है। केवल जिंगजियान की विशिष्ट चूना पत्थर वाली पहाड़ी भूमि पर ही किंगतान के पेड़ कागज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त लंबे रेशे उगा सकते हैं। उनके साथ मैदानों में सुनहरा शातियन धान का पुआल है, जो पर्याप्त बारिश और गर्म धूप में फलता फूलता है, मिट्टी से सर्वोत्तम सार को सोखता है। ये अद्वितीय भौगोलिक वातावरण एक पूर्ण संतुलन बनाता है। पहाड़ के पानी की नमी रेशों की गतिविधि को बनाए रखती है, जबकि पर्याप्त धूप और स्वच्छ जल प्राकृतिक विरंजन को पूरा करते हैं। ये केवल एक भौगोलिक चमत्कार नहीं है, बल्कि प्रकृति और कारीगरी की आत्मा के बीच एक 1000 साल पुराना गठबंधन है। यहाँ हवा का हर प्रवाह, बारिश की हर बूंद उस पतले सिल्क जैसे और हजारों साल तक ना सड़ने वाले श्वान कागज के लिए सबसे बारीक तैयारी कर रही है। एक शांत और गहन वातावरण बना रही है, जो हमें स्याही और ब्रश, विरासत और पूर्वी सौंदर्यशास्त्र की सबसे मौलिक शुरुआत में ले जाती है। वान्नान के जिंगजियान में काष्ठ पहाड़ों की लहराती श्रृंखलाओं के बीच सुबह की पहाड़ी धुंध एक बिना पिसी हो हल्की स्याही की तरह ऊबड़ खाबड़ चूना पत्थर की दरारों में धीरे धीरे लिपटी हुई है। यहाँ की मिट्टी क्षारीय, कैल्शियम से भरपूर है, और केवल श्वान कागज की हड्डी कहे जाने वाले किंगतान के पेड़ ही उन सुनसान चट्टानी दीवारों और पथरीले तटों पर अपनी जड़ों को एक विशाल अजगर की तरह चट्टानों में फैला सकते हैं और पहाड़ की गहराई से सबसे ठंडे, सबसे शुद्ध सार को खींच सकते हैं। हमारी कहानी यहीं से, इन पहाड़ों के जंगलों की सबसे साधारण शाखाओं से शुरू होती है, जो स्याही और कागज के 1000 साल पुराने संबंध को खोलती है। जब ठंडी ओस बर्फ बन जाती है और धरती पाला पड़ने के बाद नींद में चली जाती है, तो कारीगरों के लिए जंगल में कटाई करने का ये सबसे अच्छा समय होता है। उनकी आंखें गहरी होती हैं, वे घने हरियाली में उन किंगतान की कोमल शाखाओं को खोजते हैं जो 2 साल से अधिक पुरानी हों। बहुत छोटी शाखाओं के रेशे अभी भी कोमल होते हैं, जो हजारों साल का भार नहीं सह सकते, जबकि बहुत पुरानी लकड़ी के रेशे कठोर हो जाने के कारण अपनी आवश्यक लचीलापन खो देते हैं। कारीगरों के हाथों में हंसिया हवा में चलती है, एक तेज और छोटी सी आवाज दी है। वे लगभग 1.5 मीटर लंबी तनों को सटीकता से काटते हैं। ये हर शाखा भविष्य के श्वान कागज की सबसे मजबूत आत्मा को धारण करती है। अगला दृश्य भाप से भरे भाप के ड्रमों के पास ले जाता है। तनों को कई दसियों घंटे तक धीमी आंच पर पकाना पड़ता है, ताकि लकड़ी के गूदे और छाल के बीच छिपा हुआ जिद्दी गोंद भाप के धुंध में धीरे धीरे नरम होकर घुल जाए।
जब कारीगर तनों को गर्म ही ड्रम से निकालते हैं तो हवा में घास, लकड़ी और चट्टानों की मिश्रित एक अनूठी ताज़ा खुशबू फैल जाती है। सबसे अद्भुत क्षण छाल उतारने का कारीगर अपने मोटे फटे हाथों से तने के मोटे सिरे को पकड़ते हैं और रेशों के साथ धीरे धीरे बल लगाते हैं। एक हल्की और तनावपूर्ण स्स की आवाज के साथ गहरे भूरे रंग की बाहरी छाल और अंदरूनी मोती जैसी चमकदार सफेद छाल अलग होने लगती है। इस समय यदि हम अपनी दृष्टि को बहुत करीब से केंद्रित करें तो हम देखेंगे कि जो किंगतान की छाल उतारी गई है उसमें एक अत्यंत जटिल और आकर्षक रेशेदार बनावट है। ये कोई सूखी निर्जीव वस्तु नहीं है, बल्कि जीवन शक्ति से भरपूर एक जैविक जाल है। जहां से छाल उतारी जाती है कई मिलीमीटर लंबे रेशे सबसे अच्छी असली रेशम की तरह दिखते हैं, जो प्रकृति की अनूठी नमी के साथ एक एक करके पारदर्शी रूप से आपस में गुंथे होते हैं। ये रेशे इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से उनकी पूरी संरचना को पकड़ना लगभग असंभव है। फिर भी वे इतने मजबूत होते हैं कि उंगलियों से रगड़ने पर भी आसानी से टूटते नहीं। उनमें अद्वितीय दीवार की झुर्रियां और विशाल कोशिकाएं होती हैं। यही श्वान कागज के भविष्य में स्याही के 5 रंग दिखाने और अजान स्याही के रंगों को अवशोषित करने का रहस्यमय कोड है। जब कारीगर इस मुलायम सफ़ेद छाल को लकड़ी के अंदरूनी हिस्से से पूरी तरह से अलग करते हैं तो उंगलियों को थोड़ी चिपचिपाहट महसूस होती है। वो रेशों के बीच अभी भी मौजूद सक्रिय गोंद है। यही प्राकृतिक बंधन भविष्य के कागज को हजारों सालों की आंधी और वर्षा के बाद भी अपनी मजबूती बनाए रखने में मदद करता है। किंगतान की छाल का हर उतरा हुआ टुकड़ा हवा और धूप का एक सूक्ष्म महाकाव्य जैसा होता है, जो कारीगरों के पसीने और सुबह की धुंध में पौधे की जंगलीपन को त्याग कर पथरीले तट की धूप और बहते पानी के स्नान में सुलेखक की कलम के नीचे उस शाश्वत और शांत सफेदी में बदलने के लिए तैयार है। ये केवल कटाई नहीं है, ये जीवन को अलग करने और फिर से आकार देने की प्रक्रिया है। ये स्याही और कागज की सभ्यता का पहला प्रारंभिक बिंदु है, जहां रेशों के बीच सुरक्षित रूप से बसेरा मिल सकता है। जब शरद ऋतु की सुबह की धुंध यांगसी नदी के मध्य और निचले इलाकों की घुमावदार नदी घाटियों में धीरे धीरे छंट जाती है, तो अनहुई के जिंगजियान के शातियन क्षेत्रों में समय और पवित्रता का एक दृश्य उत्सव पक रहा होता है। यहाँ का शातियन सामान्य खेत नहीं है, बल्कि यांगत्ज़ी की सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ मैदान हैं। वो मोटी और ढीली रेतीली मिट्टी, जैसे धरती ने श्वान कागज की कला के लिए विशेष रूप से एक पालना बिछाया हो। इस अध्याय में नायक अब विद्वानों और कलाकारों के हाथों की कलम की नोक नहीं है, बल्कि वो दिखने में साधारण फिर भी हजारों साल के कागज की शक्ति और आत्मा को धारण करने वाला शातियन धान का पुआल है। पाला पड़ने के बाद देर से पकने वाले चावल धीरे धीरे तैयार होते हैं। श्वान कागज के लिए चुने गए धान का पुआल कोई भी सामान्य प्रकार का नहीं है होता, बल्कि इसे दोहरी देर नामक एक प्रकार का देर से पकने वाला धान कहते हैं। इस पुआल का जीवन काल लंबा होता है, रेशे अत्यंत मजबूत और घने विकसित होते हैं। इसमें कम लिग्निन होता है, लेकिन सेल्यूलोज की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये श्वान कागज की लचीला और न सड़ने वाली गुणवत्ता का मुख्य जीन है। कटाई करते समय किसानों के चेहरे पर लगभग एक अनुष्ठानिक गंभीरता होती है। हंसिए के धान की डंठलों से टकराने की आवाज शांत खेतों में तेज और लयबद्ध लगती है। ये धातु और पौधे के रेशों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण टक्कर है। काटे गए पुआल के हर गुच्छे को पर्याप्त लंबाई में बनाए रखना जरूरी है, ताकि बाद की प्रक्रियाओं में कारीगर उसे ठीक से पकड़ और काट सकें। कटाई केवल एक प्रस्तावना है, असली परीक्षा उसके बाद के चयन में है। सीधी धूप में अनुभवी बुजुर्ग किसान धान के ढेर के पास बैठे होते हैं। उनके हाथ उम्र की झुर्रियों से भरे होते हैं, फिर भी रेशों की बनावट के प्रति उनकी संवेदनशीलता अद्भुत होती है। वे सांस रोककर उन बीमार, फफूंद लगे या बहुत कच्चे बचे हुए टुकड़ों को हटा देते हैं, केवल समान रंग और गोल डंठल वाले बीच के हिस्सों को छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को छिलका उतारना कहा जाता है। धान के पुआल की बाहरी पीली पत्ती की म्यान को हाथ से उतारना पड़ता है, केवल उस पारदर्शी हड्डीदार घास के कोर को छोड़ना होता है। ये एक अत्यंत शारीरिक रूप से थका देने वाली प्रक्रिया है। हजारों धान के पुआल उंगलियों से फिसलते हैं। हर एक गुणवत्ता के प्रति चरम मांग का प्रतिनिधित्व करता है। जब उत्तम धान के पुआल के बंडल को पहाड़ी ढलान या स्वच्छ नदी के किनारे फैलाया जाता है, तो प्रकृति अपनी सबसे जादुई रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू करती है। जियांगहुआई के मैदानों की गहरी शरद ऋतु की तेज धूप में धान का पुआल अपनी प्रारंभिक हरियाली को खोना शुरू कर देता है
और एक शानदार और शांत हल्का सुनहरा रंग लेने लगता है। ये सुनहरा रंग चमकदार नहीं होता, बल्कि समय के साथ जमा हुए एम्बर रंग जैसा होता है, जिसमें एक सूखी बनावट होती है। हल्की हवा चलती है। हवा में अब मिट्टी की नमी नहीं होती, बल्कि एक गहरी, लगभग नशीली सूखी गंध होती है। ये धूप के ऑक्सीकरण के तहत पौधे के रेशों से निकलने वाली ताज़ी खुशबू है, जिसमें सूखे अनाज और हल्के कार्मेल की गंध मिली होती है। ये गंध पवित्र होती है, जो दर्शाती है कि धान के पुआल के अंदर के कार्बनिक अशुद्धियां पराबैंगनी किरणों और ऑक्सीजन द्वारा धीरे धीरे विघटित हो रही हैं, जो 1 साल से अधिक की प्राकृतिक विरंजन और किण्वन के लिए सबसे उत्तम आधार तैयार कर रही हैं। देखो, पहाड़ी पर फैला हुआ हल्का सुनहरा धान का पुआल ढलती धूप में हल्की और चिरस्थायी चमक बिखेर रहा है। वे हवा में धीरे धीरे रगड़ते हैं, सरसराहट की आवाज़ करते हैं, जैसे एक बीज से लेकर हजारों साल के कागज तक की भव्य यात्रा की कहानी कह रहे हों। धान का पुआल का हर एक तिनका, जिसे कठोरता से चुना गया है और धूप से पूरी तरह से धोया गया है, अब केवल फसल का अवशेष नहीं है, वे बदल चुके हैं। और भविष्य की 200 से अधिक लंबी प्रक्रियाओं में वे उस सफ़ेद, कमल जैसे और कभी न टूटने वाले श्वान कागज की आत्मा में बदलने के लिए तैयार हैं। ये केवल कृषि की कटाई नहीं है, ये प्रकृति और कारीगरी द्वारा एक साथ बुनी गई बनावट और अमरता की शुरुआत है। जब सुबह की हल्की रोशनी वान्नान पहाड़ों की हल्की धुंध को धीरे धीरे उठाती है, तो अनहुई के जिंगजियान की कार्स्ट पहाड़ियां दृष्टि में धीरे धीरे स्पष्ट हो जाती हैं। ये कोई सामान्य बंजर भूमि नहीं है, बल्कि श्वान कागज बनाने वाले कारीगरों द्वारा शैतान धूप में सुखाई वाला स्थान के रूप में पूजनीय पवित्र भूमि है। नजर डालने पर ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी ढलानों पर बर्फ जैसी सफ़ेद पट्टियां फैली हुई हैं, जो हरे भरे जंगलों के बीच असाधारण रूप से चमकदार दिखती हैं, जैसे कि किसी ग्रीष्मकालीन दोपहर में पहाड़ की चोटी पर चमत्कारिक रूप से पिघली हुई बर्फ अभी भी ढकी हो। ये श्वान कागज कला की सबसे आदरणीय और सबसे प्राकृतिक रूप से निर्भर अवस्था है, प्राकृतिक विरंजन। इससे पहले किंगतान लकड़ी की छाल और शातियन के लंबे डंठल वाले धान के पुआल ने महीनों की लंबी धुलाई का अनुभव किया था। उन्हें इकट्ठा किया गया, उबाला गया और भिगोया गया, ताकि उनकी ऊपरी खुरदुरी परत और अशुद्धियां हट जाएं। हालांकि इस समय भी रेशों में धरती का गहरा भूरा और घास फूस का सूखा पीला रंग होता है। बादलों जैसा सफ़ेद, बर्फ जैसा शुद्ध सौंदर्य प्राप्त करने के लिए कारीगरों को इन सामग्रियों को कंधों पर लादकर धूप वाली पहाड़ी ढलान पर ले जाना पड़ता है। वे अपने हाथों से बड़ी मात्रा में रेशे पकड़ते हैं और उन्हें चूना पत्थर के टुकड़ों से ढकी ढलान पर समान रूप से फैलाते हैं। यहाँ की चट्टानी भूवैज्ञानिक संरचना अत्यंत विशेष है। क्षारीय चूना पत्थर न केवल सामग्री को दूषित नहीं करता, बल्कि रेशों में मौजूद अम्लता को बेअसर करने में भी मदद करता है, जो अगले आधे साल के प्राकृतिक ऑक्सीजन विरंजन के लिए मंच तैयार करता है। ये मनुष्य और प्रकृति के बीच कई 100 दिनों का एक गहन संवाद है। सामग्री पहाड़ी ढलान पर चुपचाप पड़ी रहती है, सूरज की सबसे तेज सीधी रोशनी को मौन रूप से सहन करती है। सूरज की पराबैंगनी किरणें सबसे शुद्ध व विरंजक के रूप में कार्य करती हैं, जो हवा में ऑक्सीजन के साथ मिलकर रेशों में बची हुई लिग्निन और पेक्टिन को धीरे धीरे और लगातार विघटित करती हैं। जब भी मूसलाधार बारिश होती है, तो पहाड़ी ढलान पर बहने वाला पानी प्राकृतिक डिटर्जेंट बन जाता है, जो ऑक्सीकृत और विघटित अशुद्धियों को ढलान के साथ बहा ले जाता है, केवल अधिक मजबूत और शुद्ध रेशेदार पदार्थ को छोड़ता है। और रात में पहाड़ों की ओस धीरे धीरे गिरती है, जो हर रेशे को भिगो देती है। ठंडी सर्दियों में बर्फ और शेष बर्फ की परतें इसे ढक लेती हैं। ताप और नमी के इस चरम चक्र का मतलब सामग्री को नष्ट करना नहीं है, बल्कि ये एक अत्यंत सूक्ष्म गुंधाई है। बार बार जमने और पिघलने से रेशों की भौतिक संरचना अधिक ढीली और मुलायम हो जाती है, फिर भी अपनी प्राकृतिक लंबाई और लचीलेपन को बनाए रखती है। ये औद्योगिक उत्पादन में क्लोरीन गैस, फ्लोरेसेंट एजेंट जैसे कठोर रसायनों का उपयोग करके किए जाने वाले त्वरित विरंजन से मौलिक रूप से भिन्न है। रासायनिक विरंजन त्वरित होता है, लेकिन ये रेशों की कोशिका भित्ति को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है, जिससे कागज कुछ ही दशकों में भंगुर और पीला पड़ जाता है। जबकि जिंगजियान की पहाड़ी हवा और सूरज की रोशनी से तैयार किए गए रेशों की आणविक संरचना अत्यंत स्थिर होती है। यही श्वान कागज के 1000 साल तक कागज 10,000 तरह के स्याही के रंग का मूल रहस्य है। कारीगर नियमित रूप से पहाड़ पर जाते हैं और तेज धूप में इन सामग्रियों को पलटते हैं। उनकी उंगलियां रेशों में परिवर्तन महसूस करती हैं। शुरुआती खुरदुरेपन से मुलायम होना, गहरे रंग से चमकदार होना। ये केवल रंग का परिवर्तन नहीं है, बल्कि जीवन शक्ति का एक उत्थान है। ये सामग्री धूप, पहाड़ी ढलान पर 3 नौसिखिए, कठोर सर्दियों की ठंड, 3 नौसिखिए, भीषण गर्मियों की धूप
और अनगिनत बार हवा, ठंड, बारिश और ओस का सामना करती हैं। अंततः सांसारिक अशुद्धियों को त्याग कर लगभग पारदर्शी, मुलायम बनावट वाले शुद्ध सफ़ेद रंग में बदल जाती हैं। ये समय का उपयोग करके प्रकृति के हाथों से किया गया एक चमत्कार है। श्वान कागज़ का हर इंच जो बनने वाला है, इस पहाड़ी ढलान पर तारों के साथ सोया है और मौसमों के साथ सांस ली है। ये लंबा इंतज़ार प्राचीन कला की समय के प्रति श्रद्धा है, और यही कारण है कि श्वान कागज़ इतिहास के भार को सहन कर सकता है। वान्नान की गहराई में स्थित जिंगजियान में कदम रखते ही, जब सुबह की धुंध किंगी नदी के किनारे से पूरी तरह छटी भी नहीं होती, तभी कानों में एक नियमित और धीमी, धरती की धड़कन जैसी टकराने की आवाज़ सुनाई देती है। वो गहरी घाटियों में पत्थर के ओखली की गूंज है। श्वान कागज़ के आकार लेने से पहले की सबसे भारी प्रस्तावना, पत्थर से कूटना। ये केवल शारीरिक शक्ति का निवेश नहीं है, बल्कि रेशे की संरचना के सूक्ष्म पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। अंधेरे और नम कार्यशाला में विशाल ग्रे नाइट पत्थर के ओखली पानी की शक्ति से या कारीगरों के पैरों के उत्तोलन बल से धीरे धीरे हवा में उठते हैं, फिर गुरुत्वाकर्षण के भारी बल से अचानक नीचे गिरते हैं और ओखली में रखे लुगदी के ढेर पर जोर से टकराते हैं। वे किंगतान की छाल और शातियन धान का पुआल, जो 100 दिनों तक धूप, बारिश और उबलने की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस समय शांति से ओखली में पड़े होते हैं, इस कायाकल्प तपस्या की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। पत्थर के ओखली का हर एक गिरना एक धीमी धप की आवाज़ के साथ होता है, जो पानी की बारीक बूंदों और घास फूस की ताज़ी खुशबू को हवा में उछाल देता है। ओखली के सिर के रेशों से टकराने के क्षण का अवलोकन करने पर आपको पता चलेगा कि ये केवल सरल पीसना नहीं है, बल्कि एक अत्यंत महीन गुंथाई और विघटन है। जो पहले मजबूत आपस में गुंथी हुई पौधे की कोशिका भित्ति थी, वो हजारों बार की भारी चोटों के तहत धीरे धीरे अपनी मूल कठोरता और अकड़न खो देती है। आप देख सकते हैं कि वे लंबे और खुरदुरे गुच्छेदार रेशे भारी दबाव और घर्षण बल के तहत कसकर बंधी लकड़ी के गूदे से धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। ये एक अत्यंत सूक्ष्म और लंबी प्रक्रिया है। कारीगरों को समय समय पर अपने हाथ रोकने पड़ते हैं और लकड़ी के फावड़े से ओखली के नीचे के लुगदी को सटीकता से पलटना पड़ता है, ताकि हर इंच रेशा पत्थर के ओखली के बल को समान रूप से सह सके। समय के साथ पहले सूखे पौधे के टुकड़े बार बार पीटने से एक चिकना गोंद स्रावित करते हैं और उनकी बनावट नम, चिपचिपी होने लगती है। रंग भी मूल सूखे पीले से एक अर्धपारदर्शी दूधिया सफ़ेद में बदल जाता है। ये अवलोकन मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। जब आप पास से कूटे जा रहे लुगदी के उस ढेर को देखते हैं, तो सूक्ष्म जगत में रेशे के बदलाव को देखकर आप चकित रह जाएंगे। वे एक विशाल बाहरी बल के सामने एक कोमल समर्पण दिखाते हैं। पहले स्पष्ट संगठनात्मक सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और इसके बजाय एक कपास जैसा फूला हुआ, बादलों जैसे बारीक बनावट दिखाई देती है। पत्थर की ओखली का हर एक उठना गिरना अनावश्यक अशुद्धियों को तोड़ता है, केवल सबसे शुद्ध, सबसे लंबे सेल्यूलोज रेशों को छोड़ता है। ये रेशे पीटने से अत्यंत मुलायम हो जाते हैं, फिर भी टूटने के किनारे पर एक अद्भुत लचीलापन बनाए रखते हैं। वे पानी में अब गुच्छे में नहीं जमते, बल्कि एक पतले कपड़े की तरह फैल सकते हैं। ये सूक्ष्म परिवर्तन एक भौतिक चमत्कार है, जिसे रासायनिक अभिकर्मक अनुकरण नहीं कर सकते। हवा में मिट्टी की सुगंध वाली घनी नमी फैली हुई है। नियमित ताल के साथ पूरी कार्यशाला एक शांत ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर जाती है। पत्थर के ओखली से कूटने की प्रक्रिया अक्सर कई दिन और रातें चलती है। ये समय के साथ एक मैराथन है, जिसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती, केवल धैर्य ही काम आता है। कारीगरों की नज़र लुगदी के रंग के सूक्ष्म बदलाव और चिपचिपी बनावट पर केंद्रित रहती है। उंगलियों हल्के स्पर्श से वे बता सकते हैं कि रेशे पके हैं या नहीं। इसी लगभग कठोर कूटने की प्रक्रिया ने श्वान कागज़ को लचीला और नम, मोड़ने पर भी ना टूटने वाला आत्मा प्रदान की है, जिससे वो हजारों साल बाद भी स्याही के स्तरों को धारण कर सके, बिना सूखे या कड़े हुए। जब पत्थर का ओखली आखिरी बार जोर से गिरता है, तो पहले की जिद्दी जंगली घास फूस अब एक नरम, कमल जैसे मलाईदार जीवन सामग्री में बदल चुकी होती है, जो स्वच्छ झरने के पानी में आकार और शांति के अगले उत्थान की प्रतीक्षा कर रही होती है। ये नियमित उठने ने की आवाज़ केवल कला की विरासत नहीं है, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच शक्ति का सबसे गहरा आदान प्रदान है, जो सूक्ष्म परिष्करण में 1000 साल के कागज की नींव को स्थिर करता है। सुबह की हल्की रोशनी के साथ वान्नान के गहरे पहाड़ों में जिंगजियान की घाटी को हल्के धुंध ने एक पतले घूंघट की तरह ढक रखा है। यहाँ का पानी श्वान कागज की आत्मा है
और इस लंबी शोधन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण शोधक भी। हम कागज बनाने वाले कारीगरों के पदचिन्हों का अनुसरण करते हैं, काई से ढके गीले पत्थरों पर चलते हैं। कानों में वुक्सी नदी का साल भर न रुकने वाला कल कल सुनाई देता है। ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जिसे प्राचीन कला में नदी के पानी से धोना कहा जाता है। ये उस किंगतान की छाल और शातियन धान के पुआल के रेशों को, जो सालों की हवा, भाप और उबलने की प्रक्रिया से गुजरे हैं, उनकी सारी गंदगी और अशुद्धियों को पूरी तरह से दूर करने का महत्वपूर्ण क्षण है। जब कारीगर धीरे धीरे घास फूस की हल्की खुशबू वाले लुगदी के उन ढेरों को ठंडे बर्फीले झरने के पानी में डुबोते हैं, तो पहले से शांत नदी मानो तुरंत जाग उठती है। ये हुआंगशान पर्वत श्रृंखला के अवशेषों से बहकर आता प्राकृतिक झरना का पानी है, जो बिल्कुल साफ है और पहाड़ की ताजगी भरी ठंडक लिए हुए है। आप देख सकते हैं कि पहले भूरे और गहरे भूरे रंग के रेशेदार गुच्छे बहते पानी में धीरे धीरे फैल जाते हैं, जैसे पानी में खिलते हुए चांदी जैसे सफेद बादलों के ढेर हों। कारीगरों के हाथ चौड़े और मजबूत होते हैं, फिर भी उनमें अपार कोमलता होती है। वे पानी में बार बार हिलाते और रगड़ते हैं। उनकी गति स्थिर और धीमी होती है, जो पानी के ताल के साथ एक अद्भुत सामंजस्य स्थापित करती है। ये सुंदरता को पकड़ने का एक क्षण है। उन सूक्ष्म, लगभग अदृश्य अशुद्धियों का अवलोकन करें। शायद थोड़ी सी बची हुई बाहरी परत, या उबालने के दौरान बची हुई थोड़ी सी राख, जो पानी के हल्के स्पर्श से धीरे धीरे सफ़ेद रेशों से अलग हो जाती हैं। वे हल्के से ऊपर तैरती हैं, पारदर्शी पानी के साथ चक्कर काटती हैं, धीरे धीरे नीचे की ओर बहती हैं और अंततः दूर के गहरे हरे कुंड में गायब हो जाती हैं। रेशों से फिसलने वाली पानी की हर बूंद एक गंदगी को दूर ले जाती है और एक पवित्रता छोड़ जाती है। ये धुलाई केवल भौतिक स्वच्छता नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार का शुद्धिकरण अनुष्ठान है, जो प्रकृति के इन उपहारों को स्वच्छ झरने के पानी के साथ अपने संबंध में धीरे धीरे अपनी सबसे सच्ची, सबसे मजबूत और नाजुक बनावट को प्रकट करने देती है। धूप पेड़ों की घनी पत्तियों के बीच से छनकर पानी की झिलमिलाती सतह पर बिखरी हुई है और पानी में फैले हुए बारीक रेशों को दर्शाती है। रेशों का पानी में तैरना अत्यंत शांत होता है, जैसे वे घंटों या यहाँ तक कि दिनों तक चलने वाले इस ठंडे पानी के स्नान का आनंद ले रहे हों। यही श्वान कागज के हजारों साल तक कागज बने रहने के रहस्यों में से एक है। ये तीव्र रासायनिक विरंजन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि प्रकृति के सबसे शुद्ध नदी के पानी पर निर्भर करता है, जो पौधे में आसानी से सड़ने वाले लिग्निन और अतिरिक्त क्षार को बार बार धो डालता है। ये एक अत्यंत शारीरिक रूप से थका देने वाली और धैर्य की आवश्यकता वाली प्रक्रिया है। कारीगरों की कमर थोड़ी झुकी होती है। वे ठंडे नदी के पानी में लंबे समय तक खड़े रहते हैं। केवल दूर पहाड़ों के पक्षियों का चहचहाना और पास की नदी की आवाज़ ही उनका साथ देती है। धोने की संख्या बढ़ने के साथ लुगदी का रंग शुरुआती गंदलेपन से धीरे धीरे लगभग पारदर्शी दूधिया सफ़ेद में बदल जाता है और अंत में एक मनमोहक पवित्र सफ़ेदी प्रदर्शित करता है। वो सफ़ेद रंग आंखों को चुभने वाला औद्योगिक रंग नहीं है, बल्कि मुलायम हाथी दांत जैसी बनावट का प्राकृतिक रंग है। पानी रेशों के बीच से होकर गुजरता है, एक हल्की फुसफुसाहट की आवाज़ करता है, जैसे धरती धीरे से फुसफुसा रही हो, इस कागज द्वारा धारण की जाने वाली हजारों साल की महाकाव्य की कहानी कह रही हो। जब सभी सूक्ष्म अशुद्धियां पानी के साथ बह जाती हैं, तो केवल सबसे शुद्ध पौधे के रेशे बचते हैं। वे आपस में गुंथे हुए, उलझे हुए, फिर भी व्यवस्थित होते हैं। इस स्वच्छ नदी में हमने समय का बीत जाना देखा और निर्माता तथा कारीगर के बीच बिना शब्दों के उस तालमेल और दृढ़ता को भी देखा। ये श्वान कागज का कंकाल है, जिसने पानी के शुद्धिकरण के तहत शाश्वत शांति प्राप्त की है। वान्नान की गहराई में स्थित ऊंचे नीचे पहाड़ों में कदम रखते ही सुबह की हल्की धुंध अभी पूरी तरह से छटी भी नहीं होती कि हाँ में एक नम मिट्टी की सुगंध वाली महक फैल जाती है। यहाँ प्रकृति का उपहार और केवल स्वच्छ पहाड़ी झरने और मजबूत तानों की छाल नहीं है, बल्कि एक रहस्यमय पौधा भी है, जिसे कारीगर कागज की आत्मा मानते हैं, यांग ताओ लता। ये वो फल नहीं है जिसे हम रोज खाते हैं, बल्कि एक जंगली कीवी लता है, जिसे स्थानीय लोग श्वान कागज कला में एक अपरिहार्य कागज औषध का स्रोत मानते हैं। जब बुजुर्ग कारीगर झाड़ियों को हटाकर उस मोटी और लचीली लता को ढूंढते हैं, तो भौतिकी और रसायन विज्ञान के एक अद्भुत परिवर्तन की प्रस्तावना शुरू होती है। ये एक धीमी और बारीक प्रक्रिया है। कारीगर तोड़ी गई यांगताओ लता को धोते हैं, उसकी बाहरी खुरदुरी छाल हटाते हैं, जिससे अंदर का पारदर्शी हरा डंठल दिखाई देता है। फिर इन लताओं को पत्थर के ओखली में रखा जाता है
और लकड़ी के मूसल के लयबद्ध टकराने की आवाज के साथ लता की कोशिका भित्तियां पूरी तरह से टूट जाती हैं। ये आवाज शांत घाटी में गूंजती है, एक बार, दो बार, जैसे धरती की धड़कन हो। जैसे जैसे कूटने की प्रक्रिया गहरी होती जाती है, एक साफ, पारदर्शी और अत्यंत चिपचिपा रस धीरे धीरे रिसना शुरू होता है। जब इस रस को उंगलियों से खींचा जाता है तो ये रेशम जैसी पतली और आसान से न टूटने वाली चांदी जैसी तार बनाता है, जो सूरज की रोशनी में हल्की और मुलायम चमक बिखेरता है। निकाला गया यांगताओ लता का रस ही पारंपरिक श्वान कागज कला में प्राकृतिक विसारक है। जब प्रकृति के इस गाढ़े सार को धीरे धीरे एक बड़े कागज के कुंड में डाला जाता है तो ये ठंडे पहाड़ी झरने के पानी से मिलता है और तुरंत पानी की बनावट में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। जो पानी पहले तेजी से बहता था वो कागज औषध के मिश्रण से रेशम जैसा चिकना और लचीला हो जाता है। यही श्वान कागज कला का सबसे अद्भुत निलंबन वातावरण है। एक सूक्ष्मदर्शी जैसे परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हैं कि जो किंगतान की छाल के रेशे और शातियान धान के पुआल के रेशे पहले आसानी से जम जाते थे या आपस में उलझ जाते थे, वे कागज औषध के फैलाव प्रभाव के तहत मानो किसी ऐसी जादुई शक्ति से युक्त हो गए हों जो उन्हें एक दूसरे से दूर भी रखती है और खींचती भी है। हर एक रेशा एक पतली चिपचिपी परत से लिपटा होता है। वे पानी में शिष्टता से फैलते और तैरते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से नीचे नहीं गिरते और ना ही रेशों के बीच घर्षण के कारण गुच्छे में जमा हो हैं। ये चिपचिपा वातावरण कागज के कुंड के अंदर के पानी को एक समान निलंबन माध्यम में बदल देता है। जब कारीगर कागज बनाते हैं तो उनके हाथों को अब केवल पानी का प्रतिरोध महसूस नहीं होता, बल्कि तनावपूर्ण स्थिर प्रतिक्रिया मिलती है। यही विशेष भौतिक स्थिति ये सुनिश्चित करती है कि श्वान कागज का हर एक टुकड़ा बनने के क्षण में रेशे सबसे सही अनुपात में एक दूसरे में गुंथे हों। ये कागज की मोटाई की पूर्ण एकरूपता सुनिश्चित करता है और श्वान कागज को उसकी हल्का लेकिन पतला नहीं, मोटा लेकिन भारी नहीं की अद्वितीय बनावट भी प्रदान करता है। पहाड़ों की गहराई से प्राप्त ये पौधे की चिपचिपी सामग्री केवल प्राचीन ज्ञान का सार नहीं है, बल्कि संतुलन की कला भी है। ये पानी और रेशों को अराजकता में व्यवस्था खोजने देता है, प्रवाह में शांति पकड़ने देता है और कागज पर स्याही के सूखे गीले गाढ़े हल्के रंगों के लिए सबसे गहरा और स्थिर आधार तैयार करता है। जब आप इस कुंड के रत्न जैसे मुलायम तरल को करीब से देखते हैं तो आप पाएंगे कि ये केवल कागज बनाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि प्रकृति और मानव कला के बीच का सबसे कोमल संग माँ है। अनहुई के जिंगजियान में पहाड़ों से घिरी कार्यशाला में सुबह की हल्की रोशनी लकड़ी के खिड़की के फ्रेम की दरारों से होकर चौड़े पत्थर के कागज कुंड पर तिरछी पड़ती है। हवा में कींगतान की छाल और शातियन धान के पुआल से बनी एक हल्की मीठी सुगंध फैली हुई है, जो स्वच्छ झरने के पानी और पौधों के किण्वन के बाद की एक अनोखी खुशबू है। ये श्वान कागज के जन्म का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। हर कागज जो हजारों सालों तक जीवित रह सकता है, उसे लाउजी कागज उठाने नामक इस जल स्नान से गुजरना पड़ता है। लंबे कागज कुंड के दोनों सिरों पर दो अनुभवी कारीगर एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। धुंध भरी हवा में उनके शरीर विशेष रूप से स्थिर दिखते हैं, जैसे वे इस पत्थर के कुंड और इस लुगदी के तालाब के साथ एक हो गए हों। ये अकेले करने का काम नहीं है, खासकर जब विशाल झांगैर या विशेष शुद्ध चमड़ी जैसे बड़े आकार के कागज बनाने हों तो अकेले की शक्ति छोटी पड़ जाती है। केवल जब दोनों के दिल एक हों और तालमेल बैठा हो तभी वे रेशों की अराजकता से उस परम सपाटता को प्राप्त कर सकते हैं। एक अत्यंत सूक्ष्म, केवल एक दूसरे को समझ आने वाले सांस के समायोजन के साथ दोनों कारीगर एक साथ अपने मोटे हाथों को फैलाते हैं और भारी लियान चुआंग बांस की चटाई वाला फ्रेम को मजबूती से पकड़ते हैं। ये लियान चुआंग हजारों बाल जितनी पतली बांस की पट्टियों से रेशम के धागों से हाथ से बुनी हुई एक घनी चटाई होती है, जिसके बाहरी हिस्से को मजबूत और जल प्रतिरोधी नानमू लकड़ी के फ्रेम से घेरा जाता है। जब वे एक साथ बल लगाकर लियान चुआंग को तिरछे उस दूधिया गाढ़े हल्की चमक वाले लुगदी में डालते हैं तो पहले से शांत पानी की सतह तुरंत कट जाती है और एक गीली और मी छपाक की आवाज आती है। ये पहली बार निकालने को कला में पानी में डालना कहा जाता है। कारीगरों के हाथों की मांसपेशियां कसी हुई होती हैं। वे पानी के नीचे से आने वाले प्रतिरोध को महसूस करते हैं। उन्हें बहुत कम समय में पानी के उछाल और हाथों के हिलाने का उपयोग करके अनगिनत बारीक रेशों को चटाई की सतह की ओर निर्देशित करना होता है। इसके तुरंत बाद वे सबसे महत्वपूर्ण डांगलियाओ सामग्री को हिलाना शुरू करते हैं। देखा जाए तो दोनों कारीगर लियांगचांग को तालमेल से दाएं बाएं हिलाते हैं, उसकी आवृत्ति धीमी और तेज।
एक क्रम में होती हैं, जैसे किनारे पर आती जाती लहरें। ये कोई मनमाना हिलाना नहीं है, बल्कि एक लयबद्ध मार्गदर्शन है। पानी की हलचल के तहत लंबे किंगतान के रेशे और मुलायम धान के पुआल के रेशे पानी में घूमते, टकराते और आपस में गुंथे होते हैं। हर रेशा एक दूसरे का हाथ ढूंढ रहा होता है। उस पतली चटाई की सतह पर एक अत्यंत जटिल और व्यवस्थित तरीके से एक दूसरे से गुंथे होते हैं, एक कसकर बंधा हुआ जाल बनाते हैं। इस समय कुंड में मौजूद कागज औषध अपना निर्णायक प्रभाव डालता है। ये कीवी लता से काला गया प्राकृतिक चिपचिपा तरल लुगदी को रेशम जैसी चिकनी अनुभूति प्रदान करता है। ये रेशों को पानी में तैरता रखता है, न तो आसानी से नीचे बैठने देता है और न ही आपस में गुच्छे बनने देता है। कारीगरों के लयबद्ध हिलाने के दौरान पानी रेशों को चटाई की सतह पर समान रूप से फैलाता है। एक अंश भी ज्यादा मोटा हो तो बहुत भारी हो जाएगा, एक अंश भी पतला हो तो आसानी से फट जाएगा। मोटाई पर यह सटीक नियंत्रण पूरी तरह से दोनों कारीगरों की उंगलियों से आने वाली सूक्ष्म स्पर्श संवेदना पर निर्भर करता है और सालों की अनगिनत असफलताओं में विकसित हुई अंतर्ज्ञान पर भी। जैसे ही प्रक्रिया समाप्त होने लगती है, दोनों फिर से एक साथ और तालमेल से ऊपर खींचते हैं। ये एक धीमी और पवित्र प्रक्रिया है। भारी लियान च्वांग भरे हुए गीले कागज को पानी की सतह से ऊपर उठाता है। हजारों छोटी छोटी पानी की बूंदें बांस की पट्टियों के छिद्रों से तेजी से नीचे गिरती हैं, कुंड में वापस गिरती हैं, जिससे बारिश जैसी तेज और स्पष्ट टपकने की आवाज आती है। जब पानी सूख जाता है तो चटाई की सतह पर अब बिखरा हुआ लुगदी नहीं रहता, बल्कि एक सफेद रंग का समान बनावट वाला गीला कागज का भ्रूण होता है। इस क्षण हवा मानो थम जाती है। गीले कागज पर धूप पड़ती है, एक हल्की मुलायम चमक बिखेरती है। दोनों कारीगरों के माथे पर पसीने की बारीक बूंदें होती हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक अनुष्ठान पूरा करने के बाद की शांति झलकती है। ये अभी तक सूखा ना हुआ श्वान कागज पहाड़ों और नदियों की आत्मा और कारीगरों की आत्मा को धारण करता है। रेशे पानी में अनगिनत बार घूमते और फिर से संगठित होते हैं, अंततः गति और स्थिरता के इस संतुलन में अपनी जगह पाते हैं। ये दो लोगों द्वारा कागज आने की कला केवल शारीरिक समन्वय नहीं है, बल्कि समानता और सामंजस्य की एक चरम खोज है। इस एक बार उठाने और एक बार नीचे रखने, एक बार हिलाने और एक बार समेटने के बीच प्राचीन श्वान कागज कला स्वच्छ पहाड़ी झरने के पानी में हजारों साल की जीवन निरंतरता को बार बार पूरा करती है। उस स्याही की शांत इतिहास को इस सादे सफ़ेद रेशेदार दुनिया में मजबूती से जमा करती है। जैसे ही कागज उठाने वाले कारीगरों का चटाई उठाने का हल्का और सटीक कार्य समाप्त होता है, श्वान कागज का जीवन एक सबसे भारी फिर भी सबसे शांत मोड़ पर पानी निकालने के लिए दबाना। इस समय कार्यशाला में हवा में घनी नमी और किंगतान की छाल की विशिष्ट ताज़ी खुशबू फैली हुई है। जो पहले कागज कुंड में घूमता हुआ दूधिया सफ़ेद लुगदी था, वो अब पतले रेशम जैसे एक के ऊपर एक सजे हुए गीले कागज में बदल गया है। ये गीले कागज एक विशेष कागज बिस्तर पर करीने से रखे जाते हैं। सैकड़ों या हजारों कागज की परतें एक साथ सटी हुई होती हैं, जिससे एक सफ़ेद रत्न जैसा मुलायम कागज का पहाड़ बनता है। स्थानीय कला शब्दावली में इसे कागज का ढेर कहा जाता है। हर गीले कागज के बीच केवल एक पतली पानी की परत के सहारे वे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उनमें अभी तक असली आत्मा नहीं है। वे अभी भी अर्ध तरल अर्ध ठोस की एक अराजक अवस्था में हैं, गुरुत्वाकर्षण के स्नान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये धीमापन और बल के दर्शन की प्रक्रिया है। कारीगर धीरे धीरे भारी दबाव वाले उत्तोलक को नीचे करते हैं। भारी लकड़ी की प्रेस संरचना दबाव में एक धीमी और स्थिर चरमराहट की आवाज करती है, जैसे प्राचीन कार्यशाला समय में गहरी सांस ले रही हो। पारंपरिक हैंड प्रेस कला गति पर जोर नहीं देती, बल्कि निरंतर और कुशल बल पर जोर देती है। गुरुत्वाकर्षण और उत्तोलन क्रिया के धीरे धीरे रिसने के साथ कागज के ढेर के अंदर का दबाव धीरे धीरे बढ़ता है। किंगतान की छाल के लंबे रेशों और शातियन धान के पुआल के छोटे रेशों के बीच छिपे पानी को एक अप्रतिरोध्य धकेलने का एहसास होता है। शुरुआत में पानी की बूंदें कागज के पहाड़ के किनारे पर चमकती घूमती हैं, फिर छोटी छोटी धाराओं में इकट्ठा होकर लकड़ी की प्रेस के किनारे से बारीक बारीक रिसती हैं, जिससे टिंग टोंग की स्पष्ट आवाज आती है। ये श्वान कागज के अपनी मां से अलग होने और स्वतंत्रता की ओर बढ़ने की प्रक्रिया में है। सूक्ष्मदर्शी के परिप्रेक्ष्य से हम इस विशाल सूक्ष्म क्रांति को देख सकते हैं।
जैसे जैसे पानी निकलता है, पहले पानी में स्वतंत्र रूप से तैरते और एक दूसरे से दूर रहने वाले रेशे के अणु एक दूसरे के करीब आते हैं, टटोलते हैं और अंततः गहरे आलिंगन में बंध जाते हैं। धीमी गुरुत्वाकर्षण संपीड़न के तहत पानी के अणु बेरहमी से बाहर धकेले जाते हैं, जबकि पौधे के रेशे छोटे से स्थान में हजारों साल की पुनर्व्यवस्था और गुंथाई करते हैं। किंगतान की छाल का लचीलापन और पुआल की कोमलता दबाव में एक शांत समझौता करती है। रेशों और रेशों के बीच हाइड्रोजन बंधन बनने लगते हैं। पहले ढीली लुगदी की परत धीरे धीरे सिकुड़ती, सघन होती है, मुलायम तरल से तनावपूर्ण ठोस वस्तु में बदल जाती है। ये केवल पानी निकालने की भौतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि कागज की संरचना का एक पुनर्जन्म है। ये कागज की 1000 साल की आयु का आधार है। इस लंबी दोपहर में समय मानो थमसा गया है। कारीगर कागज के विनिर्देशों और तापमान में बदलाव के अनुसार दबाव की गति और बल को सटीकता से समायोजित करते हैं। यदि बहुत तेजी से दबाया जाए तो शक्तिशाली आंतरिक दबाव नाजुक कागज की परत को तोड़ देगा, जिससे बनावट क्षतिग्रस्त हो जाएगी। यदि बहुत धीरे दबाया जाए तो पानी बहुत ज्यादा रह जाएगा, जिससे बाद में कागज को निकालने में बाधा आएगी। इस संतुलन को बनाए रखने की क्षमता पूरी तरह से बुजुर्ग कारीगर के उन हाथों पर निर्भर करती है जो सालों से पानी में डूबे रहते हैं। जब कागज के ढेर की ऊंचाई कई घंटों में धीरे धीरे कम हो जाती है, तो पहले गीला पारदर्शी लगने वाला कागज का ढेर धीरे धीरे एक ठोस, स्थिर और लचीले दूधिया सफेद ठोस में बदल जाता है। इस समय का कागज का ढेर एक नए निकाले गए सफेद संगमरमर के टुकड़े जितना भारी होता है। हालांकि छूने पर अभी भी ठंडा और नम लगता है, लेकिन उसके अंदर पहले से ही हजारों वर्षों की स्याही को धारण करने वाला कंकाल बन चुका होता है। तरल से ठोस में ये परिवर्तन चुपचाप भारी दबाव में पूरा होता है, जो आग की भट्टी की दीवार पर होने वाले अंतिम उत्थान के लिए सबसे विनम्र और सबसे मजबूत तैयारी करता है। इस भट्टी के कमरे में कदम रखते ही जो समय के धुएं से थोड़ा शांत दिखता है, हवा में गंध, लीली घास फूस की खुशबू और गर्म ईंट की मिट्टी की एक अनोखी सुगंध तैरती है। यहाँ की हवा बाहर की तुलना में ज्यादा गाढ़ी लगती है। वो हजारों सालों से श्वान कागज बनाने की प्रक्रिया में आग और पानी से बुनी हुई जीवन की सांस है। दीवारें सामान्य मिट्टी या पत्थर की नहीं हैं, बल्कि बेईचुआंग, सुखाने की दीवार नामक कलाकृति हैं। वे विशेष छोटी हरी ईंटों से परत दर परत बनाई गई हैं। दीवार के अंदरूनी खोखले हिस्से में हल्की लेकिन स्थिर चारकोल की आग लगातार गर्मी पहुंचा रही है। ये गर्मी जल्दबाजी वाली नहीं है, बल्कि बह की रोशनी जितनी कोमल है, जो धीरे धीरे हर हरी ईंट में समा जाती है, जिससे दीवार की सतह लगभग मानव शरीर के तापमान जितनी स्थिर गर्म बनी रहती है। कारीगर नग्न धड़ या हल्के सूती वस्त्र पहनकर इस गर्म दीवार के सामने गंभीर भाव से खड़े होते हैं। उनके हाथ में मौजूद ताड़ का ब्रश इस अनुष्ठान में एकमात्र उपकरण है। वो ताड़ का ब्रश गहरे पहाड़ों में उगने वाले पुराने ताड़ के पत्तों से चुना जाता है, जिसे अनगिनत बार कंघी और बुनाई करके तैयार किया जाता है। उसकी बनावट मजबूत होती है, फिर भी लचीलापन नहीं खोती। ब्रश के सिरे सालों के घिसाव से गोल और बारीक हो गए हैं, जो गीले कागज की सतह के साथ सबसे कोमल स्पर्श कर सकते हैं। जब प्रेस से अभी अभी निकले पूरी तरह से पानी से भरे गीले कागज का ढेर खोला जाता है, तो हवा में पानी के अणुओं की हल्की सी थरथराहट की आवाज़ सुनाई देती है। वो गहरी सांस लेते हैं और दोनों हाथों से एक कागज को, जो रेशम जितना पतला और शीशे जितना भारी होता है, हल्के से उठाते हैं। उनका दोशक इतना हल्का होता है जैसे कोई अभी अभी निकले हुए चूजे को उठा रहा हो। जब गीला कागज हल्की गर्म भट्टी की दीवार को छूता, तो पानी की गर्मी से निकलने वाली हल्की सिसकार की आवाज़ बहुत सूक्ष्म होती है, फिर भी शांत कमरे में बहुत स्पष्ट सुनाई देती है। तुरंत ताड़ का ब्रश काम पर लगता है। कारीगर की कलाई लचीले ढंग से घूमती है। ताड़ के ब्रश को कागज की सतह पर सुंदर चाप बनाने के लिए प्रेरित करती है। वो एक लयबद्ध शुआह शुआह की आवाज़ होती है, जैसे पतझड़ की हवा गेहूं के खेत से गुजर रही हो या दूर की समुद्री लहरें बारीक रेत से टकरा रही हों। ताड़ ब्रश कागज के केंद्र से शुरू होता है, अंदर से बाहर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। हर ब्रश का बल हजारों बार अभ्यास से निखारा गया है। एक अंश भी ज्यादा जोर हो तो कागज फट जाएगा, एक अंश भी कम जोर हो तो हवा निकल जाएगी। ब्रश के सिरे के मार्गदर्शन में जो रेशे पहले कसकर चिपके हुए और गंदे दिखते थे, वे गर्मी में फैलने लगते हैं। आप देख सकते हैं कि किंगतान की छाल के रेशे और शातियान धान के पुआल के रेशे
जो पहले आपस में गुंथे हुए थे। गर्म पानी की चिकनाई और भाप की गर्मी में मानो दीवार पर धीमी गति से स्ट्रेचिंग कर रहे हों। पानी की भाप धुएं के पतले रेशों में बदलकर रेशों के छिद्रों से बाहर निकल जाती है। दीवार और कागज के बीच की हवा पूरी तरह से बाहर निकल जाती है, जिससे कागज कसकर हरी ईंट पर चिपक जाता है, एक अद्भुत सपाटता प्रदर्शित करता है। पानी के वाष्पीकरण के साथ कागज का रंग सूक्ष्म रूप से बदलने लगता है। शुरुआत में ये भूरे रंग का अर्धपारदर्शी गीलापन होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी अंदर तक जाती है, वो भूरापन उतर जाता है और उसकी जगह भेड़ के वसा जैसे मुलायम हाथीदांत जैसा सफेद रंग ले लेता है। दीवार का तापमान रेशों को एक अस्थि शक्ति प्रदान करता है, जिससे पहले नर्म और बेजान हाइड्रेट्स धीरे धीरे मजबूत सीधे कागज के रूप में बदल जाते हैं। कारीगर की नज़र हमेशा ब्रश किए गए हर इंच स्थान पर टिकी रहती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई छोटा सा बुलबुला या शिकन ना बचे, क्योंकि श्वान कागज की दुनिया में सपाटता ही गरिमा है और हाथ से सुखाने से आने वाला ये प्राकृतिक तनाव किसी भी मशीनरी रोलर द्वारा अनुकरण नहीं किया जा सकता है। ये केवल भौतिक रूप से पानी निकालना नहीं है, बल्कि जीवन के रूप का एक परिवर्तन है। इस भट्टी के कमरे के छोटे से दायरे में कारीगर डल के ब्रश के माध्यम से कागज की भावनाओं को महसूस करते हैं और बल लगाने की गति को समायोजित करते हैं। जब आखिरी ब्रश चलता है तो गीला कागज पूरी तरह से दीवार से चिपकी दर्पण जैसी चिकनी सादी शीट में बदल चुका होता है। आग की सूखापन, पानी की नमी, लकड़ी की मजबूती और मिट्टी की स्थिरता इस क्षण में पूर्ण संतुलन प्राप्त करती है। ये कागज भट्टी की दीवार पर अंतिम रूप से सूखने का इंतजार करेगा, जब तक कि उसमें हजारों साल तक कागज बने रहने की शक्ति ना आ जाए और वो भविष्य के विद्वानों और कलाकारों की कलम के नीचे आने वाले स्याही के गाढ़े हल्के, सूखे गीले कागज के आर पार दिखने वाले हजारों दृश्यों को धारण करने के लिए तैयार न हो जाए। कटाई और जांच। जब जिंग जियान की सुबह की रोशनी कार्यशाला की थोड़ी पुरानी लकड़ी की खिड़की से होकर अंदर आती है, तो सोने की किरण में धूल के छोटे छोटे कण धीरे धीरे नाचते हैं। तानों की छाल की सुगंध में डूबा ये पुराना घर श्वान कागज के जन्म से पहले की अंतिम और सबसे गंभीर रस्म का स्वागत करता है। वे कागज जो भट्टी की दीवारों पर पानी और आग की कसौटी से गुजरे हैं, अब सफ़ेद बादलों के ढेर जैसे विशाल लाल चंदन के मेज पर मोटे तौर पर सजे हुए हैं। गुरु कारीगर के उन हाथों का इंतजार कर रहे हैं जिन्होंने अनगिनत कागज देखे हैं, अंतिम स्पर्श देने के लिए। कटाई केवल आकार को विनियमित करने के लिए नहीं है, ये सटीक और बल के बारे में एक मौन संवाद जैसा है। गुरु धीरे धीरे एक भारी और ठंडी बड़ी कटाई वाली चाकू निकालते हैं। चाकू की धार मंद लेकिन तेज काली चमकती है। इस चाकू ने अनगिनत कागजों के उठने गिरने का गवाह दिया है। जब गुरु अपनी सांस रोकते हैं, दोनों हाथों से चाकू पकड़ते हैं और अपने पूरे शरीर की शक्ति को अपनी उंगलियों और चाकू की धार के मिलन के क्षण में सूक्ष्मता से केंद्रित करते हैं, तो हवा मानो जम जाती है। जैसे ही चाकू की धार कागज की परतों में धीरे धीरे कटती है, एक अत्यंत स्पष्ट, यहाँ तक कि थोड़ी धातु जैसी चिट्टी की आवाज़ शांत स्थान में गूंजती है। वो आवाज़ तेज और बिना किसी हिचकिचाहट के होती है, जैसे सर्दियों की सुबह में बर्फ की सतह के टूटने की तेज आवाज़ हो या पतझड़ की हवा का सूखी पत्तियों से गुजरने की सूखी आवाज़ हो। ये आवाज़ श्वान कागज की गुणवत्ता का पदक है। केवल वही कागज जिसके रेशे अत्यंत कसकर गुंथे हुए हों, पानी पूरी तरह से निकला हुआ हो और मोटाई समान हो, वही कटाई वाली चाकू से गुजरने पर ऐसी सुखद प्रतिध्वनि उत्पन्न कर सकता है। यदि आवाज़ थोड़ी धीमी हो तो इसका मतलब है कि इस बैच के कागज में रेशों का वितरण अभी भी पर्याप्त शुद्ध नहीं है। हर स्पष्ट कटाई की आवाज़ इस कागज की 1000 साल की यात्रा की पहली चीख है, जो दुनिया को उसकी मजबूती और पवित्रता की घोषणा करती है। फिर आती है जांच। ये इंद्रियों का एक चरम भोज है। गुरु चाकू नीचे रखते हैं और अपने मोटे लेकिन असाधारण शून्य से संवेदनशील हाथों से एक कटे हुए श्वान कागज को हल्के से उठाते हैं। कागज की सतह को छूने के क्षण में वो एहसास सामान्य कागज की सूखी कठोरता जैसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि किसी युवती की त्वचा को छूने जैसी कोमलता होती है, साथ ही रेशम जैसी मुलायम मजबूती भी। ये स्पर्श किंगतान की छाल और शातियन धान के पुआल के चूना पत्थर के पानी में 100 दिनों तक भिगोने और धूप में सुखाने के दौरान हुए रासायनिक परिवर्तन से आता है। रेशे बार बार पीटने से अत्यंत पतले हो जाते हैं, फिर भी तनाव से भरपूर होते हैं। जब उंगली के धीरे हल्के से फिसलते हैं तो आप सूक्ष्म अनियमित बनावट में उतार चढ़ाव महसूस कर सकते हैं। वो चिकनाहट जो चिकनाई नहीं देती
और खुरदुराहट जो सूखापन नहीं देती। वही श्वान कागज के स्याही को पकड़ने और कलम को स्थिर करने का रहस्य है। गुरु इस कागज को धीरे धीरे रोशनी की ओर उठाते हैं। सूरज की रोशनी अर्धपारदर्शी कागज के शरीर से होकर गुजरती है, उसके अंदर के सूक्ष्म जगत को पूरी तरह से उजागर करती है। प्रकाश और छाया के बीच पहले की सफेद सतह पर बादलों के ड्रैगन जैसी बारीक बनावट उभरती है। हर रेशे की दिशा स्पष्ट स्थूल रूप से दिखाई देती है। वे एक बुने हुए जीवन के नक्शे जैसे होते हैं, बिना किसी अशुद्धि के और बिना किसी अप्रिय गांठ के। यही श्वान कागज का युनलॉन्ग पैटर्न है। ये प्राकृतिक रेशों के पानी के पर्दे में स्वाभाविक रूप से बैठने और एक दूसरे को गले लगाने का प्रमाण है। गुरु कागज की सतह की हर इंच की एकरूपता को ध्यान से देखते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई छोटा सा कण या छेद ना हो। ये जांच केवल दोषों को छांटना नहीं है, बल्कि प्राचीन कला के साथ आत्मा का एक तालमेल भी है। हर ढेर जो करीने से काटा गया है और ठोरता से जांच किया गया है, अंत में लाल मोहर लगाई जाती है। वो गुणवत्ता का वादा है और कारीगरी की आत्मा की मोहर भी। ये तैयार उत्पाद कार्यशाला के एक कोने में शांति से पड़े होते हैं। एक हल्की, मन को शांत करने वाली पौधे की ताज़ी खुशबू बिखेरते हैं। यद्यपि उन पर अभी तक स्याही नहीं लगी है, फिर भी वे मौन रूप से एक साधारण शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। आने वाले लंबे समय में ये कागज़ विद्वानों की भावना, चित्रकारों के साहस को धारण करेंगे। चाहे वो गाढ़े स्याही के रंगों का फैलाव हो या सूखी कलम और जले हुए स्याही शी का सूखा रगड़ना हो, वे अपनी इस प्रारंभिक कोमलता और सूक्ष्मता के साथ सब कुछ समाहित करेंगे और शाश्वत हो जाएंगे। ये केवल एक कागज़ का पूरा होना नहीं है, ये स्याही की एक महान कथा की शुरुआत है। जिंगजियान की शांत घाटी में ये 1000 साल पुरानी कला कागज़ काटने की हर स्पष्ट आवाज़ में पूर्णता की खोज को गूंजती रहती है। अब आइए हम अपनी दृष्टि को अनंत रूप से करीब लाएं, स्याही के धुंधले ऊपरी परत को पार करते हुए एक ऐसे सूक्ष्म जगत में प्रवेश करें जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये एक मिलीग्राम के दायरे में होने वाला एक शानदार महाकाव्य है। जब गाढ़े स्याही से भरी भेड़ के बालों वाली कलम श्वान कागज की सतह को हल्के से छूती है तो समय मानो धीमा पड़ जाता है। श्वान कागज की सतह उतनी समतल नहीं होती जितनी कल्पना की जाती है, बल्कि ये किंगतान की छाल के रेशों और शातियन धान के पुआल के जटिल रूप से गुंथे हुए एक सूक्ष्म जंगल है। ये विभिन्न लंबाई के मजबूत और लचीले रेशे 1 साल से अधिक के प्राकृतिक विरंजन और चूना पत्थर में उबालने की प्रक्रिया में अपनी प्रारंभिक हरियाली और लिग्निन की कठोरता को पहले ही खो चुके होते हैं और शुद्ध, सफ़ेद और छिद्रपूर्ण कंकाल में बदल गए होते हैं। जब चीड़ की कालिख और चमड़े के गोंद से बनी प्राचीन स्याही की वो बूंद गिरती है तो यह जंगल तुरंत जाग उठता है। सूक्ष्म स्तर पर केशिका क्रिया रेशों के बीच लगभग एक सुंदर लय में फैलती है। स्याही की बूंद में पानी और अत्यंत सूक्ष्म कार्बन के कण जैसे भविष्य की अनगिनत सुरंगें मिल गई हों, रेशों के बीच की दरारों के साथ तेजी से चढ़ते, फैलते और रिसते हैं। किंगतान की छाल के लंबे रेशे मजबूत बीम की तरह कागज की संरचना को सहारा देते हैं, बल्कि शातियन धान के पुआल के छोटे रेशे मुलायम भराव की तरह होते हैं, जो रेशे के जाल में अनगिनत छोटी छोटी जालों का निर्माण करते हैं, स्याही के कणों को परत दर परत कसकर पकड़ते हैं। यही श्वान कागज का अद्वितीय स्याही के 5 रंग का रहस्य है। पानी के बहने की गति और कार्बन के कणों के जमा होने की स्थिति रेशों के भूल भुलैया में गाढ़े, हल्के, जले हुए, सूखे, गीले रंगों की सूक्ष्म विविधताएं बनाती हैं। हर रंगीन फैलाव स्याही के कणों और कागज के बीच एक गहरा संवाद जैसा होता है। वो प्रकाश और छाया तथा स्तरों का संगम है। भौतिकी, यांत्रिकी और दृश्य कला का चरम विलय है। हालांकि श्वान कागज को हजारों साल का कागज क्यों कहा जाता है, इसका असली रहस्य उसकी गहरी रासायनिक प्रकृति में छिपा है। अधिकांश कागज समय के साथ पीले और भंगुर हो जाते हैं क्योंकि लिग्निन का ऑक्सीकरण और पर्यावरणीय अम्लता का क्षरण होता है। लेकिन अनहुई श्वान कागज बनाने की प्रक्रिया में चूना पत्थर के पानी से बार बार धोया जाता है, जिससे कागज की प्रकृति हल्की क्षारीय हो जाती है। ये हल्की क्षारीय विशेषता एक प्राकृतिक रासायनिक बाधा की तरह हवा में मौजूद अम्लीय पदार्थों को बेअसर कर सकती है, जिससे रेशे की श्रृंखलाएं आसानी से टूटती नहीं हैं। इसके अलावा श्वान कागज के रेशों के बीच का बंधन कठोर गोंद से नहीं होता, बल्कि हाइड्रोजन बंधन और कार्बन कणों के भौतिक अंतर्वेशन पर निर्भर करता है, जिससे कागज में उत्कृष्ट वायु संचार और लचीलापन होता है। चाहे नम दक्षिण हो या सूखा उत्तर, श्वान कागज सांस लेते हुए एक मुलायम संतुलन बनाए रख सकता है, जिससे फफूंद नहीं उगती और ना ही रेशे सूखकर टूटते हैं।
जब हम अपनी दृष्टि को फिर से दूर ले जाते हैं और समय में सैकड़ों सालों से सोई हुई उस पांडुलिपि को देखते हैं तो आप उसकी अभी भी बनी हुई सफेदी पर चकित होंगे। रेशों की गहराई में समाई हुई स्याही की हर छोटी सी छाप अब केवल सतह पर लगाया गया रंग नहीं है, बल्कि कागज के साथ मिलकर एक अविभाज्य जीव बन गई है। स्याही हजारों सालों तक रहती है। जो रहती है वो रंग की चमक नहीं है, बल्कि वो लचीलापन है जो इतनी परेशानियों के बाद भी अमर रहता है। किंगतान का हर छोटा रेशा समय द्वारा चूमा गया एक प्राचीन आत्मा जैसा है, जो कार्बन तत्वों के आवरण में शाश्वत हो गया है। ये केवल कागज और कागज का एक भौतिक मिलन नहीं है, बल्कि एक 1000 साल पुराना रासायनिक गठबंधन है जो सभ्यता के तापमान को रिकॉर्ड करता है। शांत अध्ययन कक्ष के कोने में विस्मृति और विनाश के खिलाफ चुपचाप लड़ता रहता है।